प्यारे मित्रों, नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा के पक्ष और विपक्ष में तर्क, या इसे लोकसभा के गुण और दोष भी कह सकते हैं। जो पक्ष में पॉइंट्स होंगे वो इसके गुण हैं और जो विपक्ष में पॉइंट होंगे वो इसके दोष होंगे। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो जो लोकसभा है उसके पक्ष और विपक्ष में हम तर्क देखेंगे। उसमें पहले हम उसके विपक्ष में तर्कों को देखते हैं कि विपक्ष में विभिन्न विद्वानों ने लोकसभा के क्या क्या तर्क दिए हैं। अगर ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में जो संसद है उसमें दो दल हैं। तो उन दलों में जो मजदूर दल है वो लोकसभा का सबसे अधिक विरोध करता हुआ नजर आता है। मजदूर दल में प्रायः जो सीएज हैं इनका कहना होता है कि यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत नहीं होता तो वो क्या है, उपद्रवी है, और यदि सहमत होता है तो वो क्या है, व्यर्थ है। सीएस महोदय है, उन्होंने ये कहा है कि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत नहीं होता तो वो क्या है, उपद्रवी है, और यदि सहमत होता है तो वो क्या है, व्यर्थ है। तो एक अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्सी वाला कोटेशन इन्होंने लोकसभा के लिए कहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या तर्क लोकसभा के विपक्ष में दिए जा सकते हैं या क्या क्या इसके दोष हैं। तो जो सबसे पहला दोष इसका है वो है अप्रजातांत्रिक। विभिन्न विद्वानों ने लोकसभा को अप्रजातांत्रिक माना है और उनका मानना है कि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनमें से 90% सदस्य क्या हैं, बड़े बड़े जागीरदार होते हैं या कुलीन घराने के व्यक्ति होते हैं, और इनका क्या है, निर्वाचन भी नहीं होता है बल्कि वो वंशानुगत होते हैं। अगर संगठन की दृष्टि से देखें तो उसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी नहीं पाया जाता है और उसमें धनी व्यक्ति ही क्या है, सदस्य लोकसभा के होते हैं। तो इस प्रकार जब उसका निर्वाचन नहीं हुआ है, जब उसमें सिर्फ एक वर्ग जो कि धनी वर्ग है उसके सदस्यों की संख्या अधिक है, तो इस प्रकार क्या है, लोकसभा क्या है, कहीं ना कहीं अप्रजातांत्रिक प्रतीत होती है। तो आइंस्टाइन ब्रेल ने इस संदर्भ में कहा है कि लोकसभा अपने अतिरिक्त किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती, यानी कि लोकसभा जो लॉर्ड्स हैं उनका ही प्रतिनिधित्व करती है, वो उसके अतिरिक्त और किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। दूसरा जो तर्क इसके विपक्ष में दिया जा सकता है वो है धनिकों व निहित स्वार्थों का गढ़, यानी कि जो लोकसभा है धनिकों और निहित स्वार्थों से क्या है, उसके भीतर जो सदस्य हैं वो एक तो धनिक हैं और एक अपने स्वार्थी स्वभाव के व्यक्ति हैं जो अपने स्वार्थ को कभी भी त्यागना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें क्या है, मैक्सिमम जो सदस्य हैं वो धनिक वर्ग से हैं। लोकसभा वस्तुतः महान उद्योगों और व्यापारिक संस्थानों द्वारा क्या है, शासित होती है। लोकसभा केवल धन एवं विशेषाधिकार का प्रतिनिधित्व ही नहीं करती बल्कि वह तो स्वयं धन और विशेषाधिकार का दुर्ग है। कार्टर महोदय ने लोकसभा के संदर्भ में यह कथन कहा है। तो दूसरी जो आलोचना है वो है धनिक व निहित स्वार्थों का गढ़ लोकसभा है। उसके पश्चात जो तीसरी आलोचना विभिन्न विद्वानों ने की है वो है एक दल की प्रभुता या एक दल की प्रभुसत्ता। लोकसभा सदैव अनुदार दल का ही प्रभुत्व रहा है। जो अनुदार दल है, कंजर्वेटिव दल है ब्रिटेन का, उसका प्रतिनिधित्व मैक्सिमम टाइम पे क्या है, लोकसभा में रहता है, क्योंकि जो कंजर्वेटिव दल है उसके जो मत है वो विभिन्न लॉर्ड्स या जो अधिक संपत्ति पर जिनका वर्चस्व है वैसे ही लोग उसके सदस्य होते हैं। तो इसलिए उस दल को कहीं ना कहीं लोकसभा में हमेशा हमेशा क्या है, प्रतिनिधित्व प्राप्त होता रहता है। जेनिंग्स महोदय ने इस संदर्भ में कहा है कि अनुदार दल की जड़ कहा है, लोकसभा को क्या है, अनुदार दल की जड़ कहा है, यानी कि अनुदार दल से ही क्या है, लोकसभा खिल रही है। आम निर्वाचनों में चाहे किसी भी दल की जीत होती हो
लोकसभा पर प्रतिगामी तत्वों का ही नियंत्रण बना रहता है। प्रतिगामी का अर्थ है कि लोकसभा जो ऐसे लोग हैं जो समाज में परिवर्तन नहीं चाहते, वैज्ञानिक तत्वों को नहीं मानते, तो उन्हीं का वर्चस्व क्या है, लोकसभा पर बना रहता है। क्योंकि लोकसभा की सदस्यता का मुख्य आधार निर्वाचन न होकर क्या है, उत्तराधिकार है। आपने जब उसमें पढ़ा था तो हमने देखा था कि वंशानुगत सदस्यता लोकसभा की होती है। तो इस कारण जो व्यक्ति एक बार जिस दल का, वो उन्नतदार दल का व्यक्ति है और वो उसके संतान भी क्या है, कहीं ना कहीं अपने पिता से प्रभावित होगी और वो क्या है, उसी की सदस्यता लेते हुए वो पुनः लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करेगी। तो इस प्रकार क्या है, एक ही दल का प्रभुत्व, और वो भी कंजर्वेटिव दल का प्रभुत्व हमेशा बना रहता है। चौथी जो आलोचना है वह है कि सदस्यों की अधिकता व उदासीनता। क्योंकि हमने देखा था कि लोकसभा में क्या है, बहुत प्रकार के और बहुत अधिक सदस्य क्या है, लोकसभा में होते हैं। और जो लोकसभा की कार्य प्रणाली है वो क्या है, इस कारण सदस्यों की अधिकता के कारण क्या है, दोष युक्त हो जाती है। सदस्यों की संख्या इतनी अधिक है कि यदि उनमें से अधिकांश सभा की कार्यवाही में जो सदन चलता है भाग ले, तो कार्य संचालन ही क्या है, कठिन हो जाए या कठिन हो जाएगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि व्यवहार में सभा के क्या है, अधिकांश सदस्य क्या है, अपनी जो सदन की बैठक चलती है उसमें अनुपस्थित रहते हैं। हमने देखा था कि सिर्फ 3-4 सदस्यों से क्या है, इसका कोरम पूरा हो जाता है और जिस कारण अधिकतम सदस्य क्या है, अनुपस्थित रहते हैं। तो सदस्यों की उदासीनता और सदस्यों की अधिकता भी क्या है, लोकसभा का एक आलोचनात्मक पहलू है। अगला बिंदु है दोषपूर्ण संसदीय प्रक्रिया। यानी कि ब्रिटेन की जो संसदीय प्रक्रिया है वो दोषपूर्ण है। अब दोषपूर्ण क्यों है? जो सदन की, लोकसभा की सदन की गणपूर्ति है वो केवल 3 सदस्यों में, और जो लोक सदन है उसकी गणपूर्ति की जो संख्या है वो है 40। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ सदस्य अधिक है तो इसकी जो गणपूर्ति की संख्या या कोरम होना चाहिए वो क्या है, कोरम का अर्थ होता है कि वो संख्या जिस संख्या को प्राप्त करने के पश्चात ही संसद की कार्यवाही का संचालन किया जा सकता है। तो कोरम जब यहाँ सदस्य ज्यादा है तो यहाँ अधिक होना चाहिए, और लोक सदन में कम है तो वहाँ कम होना चाहिए। किंतु यहाँ हमको ठीक उल्टा देखने को मिलता है, केवल 3 सदस्यों से जो लोकसभा है उसका गणपूर्ति हो जाती है, कोरम पूरा हो जाता है। किंतु लोक सदन की गणपूर्ति 40 सदस्यों से होती है, और ऐसा हमको विश्व के किसी भी क्या है संविधान में देखने को नहीं मिलता कि जहां इतनी कम संख्या में मात्र 3 सदस्यों की संख्या से क्या है, सदन का संचालन हो जाता हो। ना केवल लोकसभा का जो ये लोकसभा है इसका एक तो गणपूर्ति का कोरम बहुत कम रखा हुआ है, और इसके अतिरिक्त लोकसभा का जो संगठन और अनुशासन की, संसद का अनुशासन है वो भी क्या है, दोषपूर्ण है। सभा के अध्यक्ष को सदस्यों को अनुशासित करने का अधिकार नहीं दिया गया है। किसी भी सदस्य के विरुद्ध अध्यक्ष नहीं वरन पूर्ण सदस्य ही क्या है, कोई कार्यवाही कर सकता है। जबकि आपने देखा होगा कि भारतीय जो राज्यसभा है वहां अध्यक्ष को क्या है, सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त होता है, और ऐसा ही विश्व के विभिन्न संविधानों में हमको देखने को मिलता है। अगली आलोचना जो इसकी की जाती है वो है विधायी और कार्यकारी शक्तियों की निरर्थकता। यानी कि विधायी जो कार्य है, यानी कि कानून बनाने से संबंधित जो कार्य है, और कार्यकारी जो शक्तियां हैं उनमें क्या है, लोकसभा की शक्ति क्या है, लगभग शून्य के बराबर है। लोकसभा का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल केवल लोक सदन के प्रति ही क्या है, उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त विधि निर्माण के क्षेत्र में भी उसकी शक्तियां क्या है, बहुत सीमित है। इसके एक पक्षीय एवं प्रतिक्रियावादी स्वरूप के कारण इसके विधि संबंधी सुझाव प्रायः अव्यावहारिक एवं अप्रगतिशील होते हैं। अगर वो कोई सुझाव दे भी रही है तो क्योंकि मैंने बताया वो कंजर्वेटिव दल से लैस सदस्य उसमें होते हैं या उसके सदस्य होते हैं, और वो क्या है,
प्रगतिशील कोई भी बात होगी तो उसको क्या है, नकार देते हैं और वैसी सोच नहीं दे पाते हैं। तो इस कारण क्या है, निरर्थक दल इसको माना जाता है या निरर्थक सदन इसको माना जाता है। अगली जो आलोचना है वह है विलंब करने की शक्ति हानिकारक। जैसा मैंने आपको बताया था कि लोकसभा सिर्फ किसी बिल पर 1 साल तक क्या है, विलंब करवा सकती है। उसके अतिरिक्त उसके पास कोई शक्ति किसी बिल के संदर्भ में या किसी विधेयक के संदर्भ में नहीं है। जो सारी शक्तियां हैं वो लोक सदन के पास है। तो 1 साल तक अगर कोई ऐसा बिल है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वैसे बिल को अगर लोकसभा 1 साल तक रोकती है तो कहीं ना कहीं वो देश के विकास में क्या है, हानिकारक होता है। और न केवल लोकसभा, अगर किसी भी देश में एक सदन के पास इतनी ऐसी शक्ति दी जाए कि वो 1 साल तक किसी बिल को रोक के रखे, तो क्या है, कहीं ना कहीं वह देश प्रगति के पथ पर कहीं पीछे छूट जाता है। तो इसलिए भी यह विलंब करने की जो शक्ति है लोकसभा की, वो भी कहीं ना कहीं सीमित किए जाने की आवश्यकता है। और अंतिम जो आलोचना इसकी की जाती है वह है विधेयकों को दोहराने की शक्ति आवश्यक। लोकसभा का एक कार्य लोक सदन की विवेकहीन शीघ्रता को रोकना और विधेयकों को दोहराना है, जो कि हर राष्ट्र के द्वितीय सदन का कार्य है। और प्रथम इस पर लास्की महोदय ने 2 कारणों से क्या है, लोकसभा की आलोचना की है। पहला है, लोकसभा अपनी इस शक्ति के प्रयोग में सदैव अनुदार दल की उपेक्षा करती है। और द्वितीय, लोकसभा एक निर्वाचित सदन नहीं है, अतः उसके विरोध जो जनता की अनुमति प्राप्त नहीं रहती। उसके जो विरोध होता है, लोकसभा जो विरोध करती है, तो वो कहीं ना कहीं जनता उस विरोध के पक्ष में नहीं रहती। तो इन कारणों से जब जनता ही पक्ष में नहीं है किसी सदन के, तो जो लोकसभा के विधेयकों को दोहराने की या 1 साल तक विलंब करने की शक्ति है, वो क्या है, निरर्थक बन जाती है। ठीक है, तो ये तो थी लोकसभा की आलोचनाएं या विपक्ष में तर्क। अगर आपको प्रश्न आता है कि लोकसभा की आलोचनाएं बताइए, तो तब भी आप इसी जवाब को लिखेंगे। और प्रश्न आता है कि लोकसभा के विपक्ष में तर्क दीजिए, तब भी आप यही उत्तर लिखेंगे। तो इसको बताया। इसको जानने के पश्चात अब हम लोकसभा के जो गुण हैं या पक्ष में जो तर्क दिए जा सकते हैं, उन पर बात करते हैं। तो पहला है लोकतंत्र की सुरक्षा। क्योंकि किसी भी राष्ट्र में अगर एक ही दल होगा तो क्या है, वहां लोकतंत्र सुरक्षित रह ही नहीं सकता। वो आप चाइना देख लीजिए या विभिन्न जो साम्यवादी देश हैं वहां देख सकते हैं, तो लोकतंत्र तो वहां समाप्त हो गया। तो इसलिए जो दूसरा सदन है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाए हुए है, चाहे कितनी भी बुराई उसमें हो, किंतु लोकतंत्र का संरक्षक वो क्या है, अवश्य है। और दूसरा जो गुण इसका बताया जा सकता है वह है लोक सदन की विवेकहीन शीघ्रता व उत्साह पर नियंत्रण। यानी कि अगर कभी लोक सदन किसी बिल पर बहुत जल्दीबाजी में कोई रिएक्शन कर देता है, उसको पारित करने की कोशिश करता है, तो उस पर भी क्या है, दूसरा सदन हमेशा ही रोक लगाता है। और ब्रिटेन का लोकसभा भी इस कार्य को बखूबी करता है। भले ही कई बार वो प्रगतिशील बिलों को भी रोकता हो, किंतु ऐसे भी कहीं अवसर रहे हैं जब उसने लोक सदन की शीघ्रता या विवेकहीनता पर रोक लगाने का प्रयास किया है। उसके पश्चात जो तीसरा गुण इसका है वह है विधि निर्माण में सहायक। क्योंकि जो लोकसभा है वो विधेयकों को प्रारंभ भी करने की शक्ति उसके पास है, वो किसी विधेयक को प्रारंभ भी अपने यहाँ से कर सकती है। तो इसलिए क्या है, एक तो इसलिए, और दूसरा लोकसभा जो जब लोक सदन कोई बिल लाता है तो उस पर अगर जांच पड़ताल वो ढंग से नहीं कर पाता है, तो लोकसभा भी उस पर जांच पड़ताल करती है, जिससे लोक सदन का क्या है, कार्य हल्का होता है। जहां भी 2 सदन है तो वहां यही होता है कि क्या है, जो कार्य एक ही सदन को करना है वो बंट जाता है, और जिससे दूसरे सदन पर दबाव कम पड़ता है। और लोक सदन पर वो दबाव कम होने के कारण विधि निर्माण में लोकसभा क्या है, सहायक होती है। चौथा है योग्यता का भंडार। भले ही इसमें धनिक लोगों का
वर्चस्व है लोकसभा में, किंतु ऐसा इसके साथ साथ क्या है, लोकसभा में आध्यात्मिक, बौद्धिक, भौतिक या फिर न्यायिक सभी प्रतिभा वाले व्यक्ति भी क्या है, इसके सदस्य होते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि योग्यता का भंडार भी कहीं ना कहीं लोकसभा में होता है। तो आप अभी को कई बार बच्चों का प्रश्न रहता है कि अभी आपने उल्टा कहा, जब मैं इसके पक्ष में बात कर रहा था तो मैंने पक्ष की बातें बताई, और जब मैं विपक्ष में बात कर रहा हूँ तो जो इसके गुण हैं वो स्वतः ही क्या है, दोष में बदल जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कभी भी बस ये मत सोचिए कि लकीर हो गई कोई बात। राजनीति विज्ञान में कोई भी चीज़ लकीर नहीं बन जाती। जब आप उसकी बड़ाई कर रहे होंगे तो आप उसके गुणों का व्याख्यान करेंगे, और जब उसकी बुराई कर रहे होंगे तो तब आप उसके जो दुर्गुण है उसका भी उतना ही व्याख्यान करेंगे। ये एक राजनीति विज्ञान विषय की क्या है, अलग ही विशेषता है। या जब भी हम समालोचनात्मक रूप में किसी प्रश्न का जवाब देते हैं तो उसकी ये विशेषता आती है, इसलिए आप कंफ्यूज मत करिएगा। तो मैंने बता रहा था योग्यता का भंडार लोकसभा है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकृति के लोग क्या हैं, उसके सदस्य होते हैं। उसके पश्चात 5वां प्रश्न है जनमत को प्रभावित करने का साधन। तो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा किसी बिल को 1 वर्ष तक क्या है, अपने पास रोक के रख सकती है। तो अगर जनमत उस बिल के पक्ष में नहीं है तो जनमत स्वतः ही विद्रोह करने लगेगा, विरोध करने लगेगा उस बिल का। तो इसलिए जो 1 वर्ष का किसी बिल को रोकने की लोकसभा की शक्ति है, उसके माध्यम से जनमत को भी क्या है, लोकसभा कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। 6, ब्रिटिश जनता के स्वभाव के अनुकूल। लोकसभा की उपयोगिता इस दृष्टि से भी है कि यह सदन अंग्रेज लोगों के स्वभाव के अनुकूल है। अंग्रेजों को परंपरागत संस्थाओं से प्रेम है, उनका रूढ़िवादी चरित्र है, और यह चरित्र अतीत काल से ही चला आ रहा है। इसलिए जो लोकसभा है उसने क्या है, उसके गौरवपूर्ण इतिहास को क्या है, कहीं ना कहीं बचा के रखने का प्रयास किया है। मतलब जो उनकी रूढ़िवादी परंपरा है, तो उसको, रूढ़िवादी खैर परंपरा नहीं होती, परंपरा और रूढ़िवाद में भी एक अंतर होता है कि परंपरा जिसमें वैज्ञानिकता हो उसको परंपरा कहते हैं, और जब उसकी वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है तो तब वो रूढ़िवाद कहलाता है। तो उस रूढ़िवादी चरित्र को बचाने में क्या है, लोकसभा ने क्या है, कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया है। तो आज हमने समझा कि लोकसभा, और जो लोकसभा है उसके गुण और दोषों को हमने देखा, और कल के दिन हम लोकसभा में कैसे सुधार किए जा सकते हैं और सुधार में कौन कौन से बाधक तत्व हैं, इन पर बात करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।